नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए सरकार बन तो गई है, लेकिन सरकार को इस बार न सिर्फ सहयोगी दलों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वो चुनौतियां दिखाई पड़ रही हैं, सामने आ रही हैं। अभी तो ये भी तय होना है कि भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाती है। इसके अलावा कुछ राज्यों में भी संगठन में बदलाव होने की पूरी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। संभावनाएं इसलिए भी दिख रही हैं कि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा एक तरह से, वहां पर भी बदलाव के संकेत दिए जा रहे हैं। बदलाव किस तरह का होगा? केवल संगठन में होगा, सरकार में होगा, सहयोगी दलों के साथ भी रिश्तों को फिर से उनकी समीक्षा की जाएगी। इस तरह तमाम बातें ऐसी हैं जिनको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, हालांकि पहले दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली में ही डटे हुए हैं। वो कैबिनेट की बैठक तक में मंगलवार को शामिल नहीं हुए, और यह भी कहा जा रहा है, बीच में ये भी खबरें आई कि शायद उनके लिए कुछ उनको लाभान्वित करने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक के लिए उनका नाम चलाया गया। हालांकि ये सारी चीजें केवल अफवाह हैं। अभी तक इनको लेकर के कोई ठोस बातचीत ऐसी नहीं हुई है, या कोई ठोस इसके क्लू भी नहीं मिले हैं, संकेत भी नहीं मिले हैं, लेकिन ये बातें चल रही हैं। पर हम उत्तर प्रदेश की अगर चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर वहां बड़े स्तर पर एक बगावत के स्वर नेताओं के बीच में सुनाई दे रहे हैं। बगावत के स्वर इसलिए सुनाई दे रहे हैं, अगर हम पश्चिम से ही चले तो सबसे पहले यही शुरुआत भी हुई थी चुनाव के दौरान भी, खासतौर पर जब गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया था, और उसको लेकर के पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाया गया कि जो राजपूत समाज के लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, कि उनके भारतीय जनता पार्टी उनको नजरअंदाज कर रही है। और वो पूरा माहौल शुरू से लेकर के अंत तक, पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल तक प्रभावी रहा। उसका असर भी दिखाई पड़ा। इसकी चर्चा इस वजह से हो रही थी कि ये कहा जा रहा था, ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हटाया जा सकता है। और केशव प्रसाद मौर्य के लगातार उत्तर प्रदेश में बने रहने, कैबिनेट की मीटिंग में भी शामिल न होने, ये जो सारी घटनाएं हैं, इनको भी एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मैं पार्टी के भीतर जो बगावती तेवर अपनाए हुए नेताओं की बात कर रहा हूं, या आपस में ही जो गुत्थम गुत्था होने की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, वो पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल तक दिखाई पड़ रही हैं। कई ऐसे नेता हैं जो हारे हैं, जो चुनाव में लड़े हुए थे, हारने के बाद वो अपने पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनका सहयोग नहीं मिला। कई आंकड़े ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि जो राज्य में मंत्री रहे या केंद्र में मंत्री रहे, ऐसे बहुत से नेता, अब अगर उनको या उनके परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपने नेताओं को लोकसभा के चुनाव में हराने का काम किया। इलाहाबाद से भी इस तरह की घटनाएं आई हैं, दूसरे तमाम लोकसभा सीटों से भी इस तरह के नेताओं के बयान सामने आए हैं, या आपस में एक जो कह लीजिए कि मनमुटाव की शिकायतें, या आपस में एक दूसरे का सहयोग न करने के जो आरोप लगे हैं, उस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं। पश्चिम में सीधे तौर पर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर सीट से हार गए, और सीधे तौर पर उनका आरोप है कि उनको संगीत सोम, जो सरधरा से विधायक रहे, उन्होंने सहयोग नहीं किया। कुछ नेताओं ने तो जयचंद तक की उपमा दे दी, कि कुछ नेताओं ने सीधे नाम लेकर के नहीं दिया, लेकिन उनका इशारा यही था कि शायद संगीत सोम और सुरेश राणा जैसे नेताओं ने साथ नहीं दिया। और ये बात इसलिए भी है कि संगीत सोम ने आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव वो हारे थे 2022 में, और उन्होंने भी, उनका इशारा भी संजीव बालियान की तरफ था कि अगर उनका सहयोग मिलता तो वो ना हारते। यानी यहां भी एक जो जाट वर्सेस क्षत्रिय ठाकुर, इनका विवाद है, ये सतह पर आ गया है। और इसमें अब ये भी कहा जा रहा है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय लोकदल को, आरएलडी को साथ में न शामिल किया जाता
तो भी स्थिति बेहतर होती भारतीय जनता पार्टी की। यानी आरएलडी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उसने भारतीय जनता पार्टी के तो वोट ले लिए, लेकिन जो आरएलडी के अपने वोट थे, यानी खास तौर पर जाटों का जो वोट था, वो भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर नहीं करा पाई। तो ये आरोप यहां पर चल रहे हैं, अभी ये बने रहेंगे, आरोप अभी लगते रहेंगे। किस तरह से लगते हैं, क्या पार्टी नेतृत्व इन पर कोई कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल तो पार्टी नेतृत्व कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसका कारण ये, संगठन के स्तर पर जो भूपेंद्र सिंह है, वो भी भूपेंद्र चौधरी, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, जाट हैं, और ये कहा जा रहा है कि आरएलडी को साथ लाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। और अब वो खुद एक तरह से पार्टी की इतनी बड़ी हार के बाद उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है, जिम्मेदारी उनके ऊपर थोपने की कोशिशें की जा रही हैं। जिम्मेदारी थोपी जाती है, पद से हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता है, ये देखने वाली बात है, लेकिन पद से हटाए जाने की पूरी संभावना दिखाई पड़ती। तो इसलिए वो अपने इतनी सारी जो वाद और विवाद हो रहे हैं, उन पर, अपने नेताओं पर कोई कार्रवाई करने की स्थिति में फिलहाल वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह भी कि जो आरोप लगाने वाले नेता भी हैं, उनको भी पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से कहीं ना कहीं प्रश्रय या शह मिल रहा है, नहीं तो वो इस तरह से नहीं लगाते। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी, एक कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत एक मंथन चल रहा है, वो वाराणसी सीट को लेकर के, और पूरे पूर्वांचल में, चूंकि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 2019 और 14 की तुलना में बहुत कम सीटें आई हैं, कई सीटों पर हार गए। उनमें बहुत चर्चित सीटें भी रही, जैसा आपको पता ही है कि अयोध्या रहा, कौशाम्बी सीट रही, बहुत सी ऐसी सीटें जहां बड़ी आसानी से और लंबे मार्जिन के साथ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो वहां पर भी एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि लगातार इतने दिनों तक कैंप करने, रोड शो करने, आसपास के कई जिलों में, कई लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री की रैलियां करने के बावजूद अगर बनारस में, यानी वाराणसी में भी प्रधानमंत्री की जीत का मार्जिन, जो कि पिछली बार यानी 2019 में करीब 4,80,000 वोट्स का था, विरोध में भी वही प्रत्याशी थे, कांग्रेस के अजय राय, इस बार भी वही थे। हालांकि पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन था वो अलग चुनाव लड़ रहा था, लेकिन इस बार मार्जिन इतना कम कैसे हो? इन सारी चीजों के पीछे ये भी कहा जा रहा है कि जो बहुत से स्थानीय नेता थे, उन लोगों ने ठीक से सहयोग नहीं किया, या उन लोगों की लापरवाही रही, या उन लोगों की एंटी इनकम्बेंसी रही। यद्यपि एक बड़ा तबका, हालांकि वो अभी मुखर होकर के सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं आरोप लगा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो बातचीत के दौरान ये कह रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री के भाषणों ने, उनकी जो भाषणों की लाइन लेंथ थी, जिस तरह से उन्होंने अपने भाषणों में भाषा का प्रयोग किया है, उसने भारतीय जनता पार्टी की सीटों को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे जगहों पर भी कम की है, और उन सब चीजों का प्रभाव यहां पर भी दिखाई पड़ा। दूसरे ये भी है, आरोप लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद जो 400 पार का नारा दिया, उस 400 पार के नारे ने भी सीटों को कम करने में, लोगों को हतोत्साहित करने में, लोगों का जो उत्साह है उसको कम करने में इसमें मदद की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये था कि 400 पार का नारा दिया गया है, तो कुछ तो इस पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे, और कुछ का ये कहना था कि ये नारा अगर दिया गया है तो इसका मतलब है कि 400 पार होने जा रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है, स्थानीय नेताओं का कहना है कि बहुत से मतदाता वोट डालने के लिए ही नहीं निकले। तो इस बार ये बहुत ही, एक कह लीजिए कि एक 10 साल में जो चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के सामने नहीं आई, पार्टी के तमाम नेता बहुत दूर, अगर मिलने भी जाते थे तो बहुत दूर उनके सामने खड़े होते थे। आज जो मीटिंग्स भी हो रही हैं गठबंधन दल के सहयोगियों के साथ, हालांकि पार्टी के नेता अभी भी दूर दूर खड़े ही दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन के सहयोगी अब उनके करीब आ रहे हैं, क्योंकि गठबंधन के सहयोगियों को यह पता है कि ये हमारी बदौलत ही ये सरकार चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में भी जो मुखरता दिखाई पड़ रही है, आने वाले दिनों में वो और बढ़ेगी, इसकी पूरी संभावना है। सीधे सीधे तौर पर इस बार प्रधानमंत्री भी नहीं बच सकते हैं कि उनकी भी जिम्मेदारी थी भारतीय जनता पार्टी की इस बड़ी हार के लिए, और इसके लिए उनके पास जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो ये है कि खुद बनारस में, वाराणसी में उनकी जीत का मार्जिन बहुत कम रहा, और आसपास की कई सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी, जिसमें वाराणसी से सीधे लगी हुई चंदौली सीट है, जहां केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चुनाव लड़ रहे थे। उसके अलावा आजमगढ़, गाजीपुर, मछली शहर, जौनपुर, ये तमाम सीटें तो
है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें, क्योंकि इसी से हमारा उत्साहवर्धन होता है और हमें अपनी गलतियों का भी एहसास होता है।